झारखंड विधानसभा टीवी में आपका स्वागत है। जोहार। धन्यवाद। आइए हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो झारखंड में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने विधायक को जाने कार्यक्रम में इनका परिचय खुद इनसे लेते हैं। मैं नलिन सोरेन, जो झारखंड विधानसभा के में 7वां टर्म कंटिन्यू जीतते आए हैं और अभी तक वर्तमान में भी अभी हम इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसमें जो मैं सबसे पहले बिहार विधानसभा में 1990 में जीता और वहाँ 10 टर्म बिहार में रहने का मौका मिला और वहाँ विधानसभा का हर तरह की गतिविधि को भी अध्ययन किया। और 15 नवंबर 2000 जब झारखंड अलग हुआ तो उसका भी मैं अभी तक प्रतिनिधित्व करते आया हूँ। और जो भी अभी वर्तमान में जो यहाँ का गतिविधि जैसे विधानसभा में जो शुरुआत से चल रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। पहले तो हम लोग पूर्व जो रशियन हॉस्टल था उसी में हम लोग विधानसभा चलाते थे और अभी नया बिल्डिंग बना और नया बिल्डिंग के तहत में मैं भी इसका मेंबर अच्छे ढंग से और अभी तक मुख्य सचेतक के पद में जो सत्तारूढ़ दल है मुख्य सचेतक के पद में है। वैसे हम विरोधी दल में भी जब थे उसमें भी मुख्य सचेतक विरोधी दल थे और सत्तारूढ़ में भी दो बार रहने का मौका मिला। आप लगभग 40 साल से ज़्यादा से राजनीतिक जीवन में हैं, लेकिन आप अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से मानते हैं? देखिए, सबसे शुरुआत जो हुआ, हम वैसे जो झारखंड आंदोलन यहाँ का सबसे पहले शिबू सोरेन ने शुरुआत किया और उसी दरमियान में माननीय शिबू सोरेन उनके नेतृत्व में हमने 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में रहे और उन्हीं के आंदोलन में पूरे झारखंड के संथाल प्रमंडल को पूरा जगह हम लोगों ने रोम दिया। मोटरसाइकिल से कभी गुरुजी का एक ठो छोटा मोटा गाड़ी थी, जीप था, उससे पूरा संथाल पढ़ना घूरे और संथाल पढ़ना के हर व्यक्ति मैंने प्रयास रहा कि हर जिला में जाकर के लोगों से जानकारी लेना और उसकी समस्याओं को लेना। उसी दरमियान में ये निर्णय हुआ कि अपनी बातों को रखने के लिए जो हम लोग दिल्ली या विधानसभा पटना में कैसे रखेंगे, तो ये सोच करके ये बोला कि अपना हम लोग पार्टी बनावें और पार्टी बनाने का काम उसी समय शुरुआत हुआ कि अपने से अपने लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं विधानसभा में या संसद में। उसी दरमियान में पार्टी का निर्माण हुआ और पार्टी के निर्माण के तहत में हम सभी जितना भी थे उसमें माननीय गुरुजी के नेतृत्व में हम लोग काम किए। यही था हम लोग का मेरा भी शुरुआत उसी के। मतलब छात्र जीवन से ही आप राजनीति से जुड़े? नहीं, हम छात्र जीवन में हम कभी सोचे भी नहीं थे कि राजनीति में आएंगे। जबकि हम पार्ट 1 माने हम वैसे हायर सेकेंडरी किए हैं ये पलामू से और कॉलेज किए कॉलेज साहेबगंज से। वहाँ पार्ट 1 बीएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट रहे। इसके बाद हम कॉलेज छोड़ दिए और जब गांव आए तो गांव में कुछ समस्याएं लोगों ने बतलाया। वही समस्या के बाद ही ये सोच पड़ा कि राजनीति में आना चाहिए। पूरी शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई? मतलब स्कूली जीवन से लेकर देखिए, मेरा स्कूली जीवन ऐसा है कि पिताजी मैंने हम लोग वैसे 6 भाई हैं, 6 भाई 2 बहन। तो पिताजी जहाँ जहाँ वो फॉरेस्ट रेंजर सर्विस करते थे, फॉरेस्ट रेंजर थे, जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुआ वहीं हम भी साथ में रहे और साथ में रहते हुए जब इधर आपका लातेहार आए तो लातेहार में ही हम हायर सेकेंडरी किए। वहीं से 1967 में हायर सेकेंडरी के विद्यार्थी रहे और वहाँ से हायर सेकेंडरी करके फिर
हम साहब वेटनरी कॉलेज, सॉरी, एग्रीकल्चर कॉलेज भागलपुर में एडमिशन के लिए जा रहे थे। उसी दरमियान में कुछ साथी भेंट हो गई, यही ट्रांसफ़र, पिताजी के ट्रांसफ़र के दरमियान में कई जगह पढ़ने का मौका मिला। तो उसी मौका के तहत में मेरा दोस्त ने बताया क्या कर, वो एग्रीकल्चर करेगा, चले आओ यहाँ साहेबगंज। हम इसी दरमियान में साहेबगंज में बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन कराया। क्या आपने बचपन में ये सोचा था कि राजनीति में जाऊंगा? नहीं, हम तो बोले कि पहले भी बोल चुके हैं कि मैंने हम राजनीति में छात्र जीवन में कभी सोचे ही नहीं थे। तो किस घटना ने आपको राजनीति में अब आने के लिए जब प्रेरित बीएससी किया? पार्ट 1 करके अपना घर शिवतल्ला जो है वहाँ आए, तो वहाँ कुछ लोगों से बातचीत की और उसी दरमियान में, क्योंकि गांव में तो रहने का मौका हमको नहीं मिला, हम तो पिताजी के साथ जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता था वहीं जाते थे, और इस कारण से गांव की समस्याओं को हम नहीं जान पाए। जब कॉलेज छोड़ दिए साहेबगंज कॉलेज, तब हमको वहाँ के लोगों से जानकारी मिला कैसे शोषण होता है, और उसी शोषण के दरमियान में हम मेरा ही एक रिलेशन में मामा लगेंगे, जो वो उनका नाम डेविड मुर्मू था, वो मेरे मामा लगेंगे। उन्हीं के साथ मिलजुल करके हम लोग गांव घर का समस्या को रखते थे, प्रखंड में रखते थे कि समस्या दूर हो, उनकी गरीबी दूर हो, उसको कोई शोषण नहीं करे। वही शुरुआत हुआ मेरा। मतलब वहीं से आपकी राजनीति की शुरुआत वहीं हुई? से शुरुआत हुआ। अच्छा, राजनीति के अतिरिक्त आपको और किन चीज़ों में अभिरुचि है? देखिए, वैसे तो हम फुटबॉल खेलने में अभिरुचि रखते हैं, अभी भी होता है तो जहाँ जहाँ फुटबॉल होता है निश्चित रूप से वहाँ जाने का काम करते हैं, लोगों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन हैं? मेरे परिवार में हम लोग हैं, अभी वर्तमान में हम हैं, मेरी मिसेस है जो अभी जिला परिषद की अध्यक्षा दुमका जिला की है। वो टीचर थी, रिटायर होने के बाद उनको हमने दूसरे बार, ये दूसरा टर्म है जिला परिषद के अध्यक्ष, और माता पिता गुजर गए, और भाई हैं, 4 भाई हैं और 2 बहन अभी वर्तमान में हैं हमसे छोटे। सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से रहने के बावजूद, इतने व्यस्ततम रहने के बाद आप घर परिवार के लिए कितना समय निकाल पाते हैं? देखिए, हम तो अभी भी, या जब से मैंने राजनीति में है और जब से मान विधायक बने, अभी भी सुबह से मेरा अभी रूटीन ये है कि 4 बजे सुबह हम उठ जाते हैं, और 4 बजे सुबह उठ करके नहा धोआ करके बाहर बैठ जाते हैं कुर्सी लगा करके, और लोगों से भेंट करते, उनकी समस्या सुनते हैं। क्योंकि मेरा जो शिकारीपाड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ जो ट्राइबल्स हैं, संताल हैं, वो सब क्या करता है कि आता है, और मेरा घर संजोग से रोड ही किनारे है और शिव मंदिर भी बगल में ही है, तो जब आता है तो खड़ा हो रहता है। वो लोग भेंट करने के लिए आता है, लेकिन नहीं होता हिम्मत, तो उसी के लिए हम भेजते हैं कि उसको पूछो कि कुछ काम हमसे है, यदि है तो आवे, उसको ले आए। तो सुबह से हम इस में लगे रहते हैं, और जहाँ तक होता है समस्या दूर करते हैं। आप लगातार समस्याएं दूर कर रहे हैं, काफ़ी समस्याएं दूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी मौका आता होगा जब आप समस्याओं को दूर नहीं कर पाते हैं, तब हाँ, कैसा महसूस करते हैं? बात सही है। बहुत से ऐसा घटना कई बार हुआ कि जो भी समस्या लेके जाते हैं नहीं हो पाता, तो नहीं, मतलब दुख तो होता है। तो फिर हम यही सोचते हैं कि हो सकता है वो जिस काम से हम गए हैं उसका कोई कुछ गड़बड़ियाँ हो, जिसके कारण जो भी पदाधिकारी काम नहीं कर पा रहा होगा, या इसीलिए दुख होता है उसमें। राजगठन को 23 साल लगभग हो चुके हैं, लगातार यहाँ सरकारें अस्थिर रही हैं, लेकिन वर्ष 2014 से यहाँ अस्थाई सरकार, पहले रघुवर दास की सरकार 5 साल तक चली, और अब हेमंत सोरेन की सरकार भी 4थे साल में प्रवेश कर चुकी है, 5वां साल भी नज़दीक है। हम मान सकते हैं कि अब अस्थाई सरकारों का दौर शुरू हो चुका है। आप इसको किस रूप में देखते हैं
देखिए, स्थायी सरकार होना चाहिए, ये निश्चित होना चाहिए। अब रहा कि हम लोग जो ये क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, जैसे भी हो, जीतते हैं, बहुत सा पार्टियां जीतती है, जिसके चलते अस्थाई सरकार नहीं बन पाता, कोalition गवर्नमेंट बना। और इसके बाद अभी जो 14 में जो माननीय रघुवर दास जी जैसे प्रतिनिधित्व करके किए, वो 5 साल वो टर्म पूरा किए, और अभी माननीय हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री के रूप में है, इनका प्रतिनिधित्व झारखंड राज्य का कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भी 4 साल हो चुका, 5वां साल भी निश्चित रूप से पूरा करेंगे, इतना बात निश्चित है। लेकिन झारखंड में अच्छे ढंग से चलाने के लिए, विकास से संबंधित या बच्चों को पढ़ाई लिखाई नौकरी वगैरह के लिए निश्चित रूप से स्थायी सरकार होना चाहिए। क्या बदलाव देखते हैं? 2 अस्थायी सरकार आप देख रहे हैं लगातार, तो इसमें आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, बदलाव तो है ही, बदलाव तो बहुत कुछ हुआ। और जैसे उसमें उनके समय में रघुवर दास जी के माननीय मुख्यमंत्री के समय में एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं हो सका, नहीं दे सके, और इन्होंने तो प्रयास किया, लेकिन कोर्ट से या किसी कारणवश स्थिर नहीं हो पाया है। लेकिन इसका सोच जो है, माननीय हेमंत सोरेन का जो सोच है कि निश्चित रूप से यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चों को निश्चित रूप से नौकरी दिलाने का काम अच्छे ढंग से कराएं। मतलब अस्थायी सरकार बनने के बाद रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं, आप ज़्यादा बढ़ गई है जी। आप तो निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को लेकर के विशेष समिति में हैं, तो उस समिति के माध्यम से आप क्या कर पा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? ये जो समिति बनी निजी क्षेत्र के लिए, हमने या मेरे जो दल के साथी हैं या जो उस कमेटी के मेंबरान हैं, सबों ने हम लोग स्थल निरीक्षण किया। बहुत जगह देखा गया कि ये ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। जो होना चाहिए था, जो सरकार का जो था कि 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, तो दुख कभी कभी ये भी होता है कि अपने लोग यहाँ न करके वो लोग बाहर ही जाना चाहते हैं। उसमें विशेषकर मेरे क्षेत्र के भी लोग हैं जो गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर वगैरह, आंध्र प्रदेश या गुजरात वगैरह गए। तो ये हम लोग तो चाह रहे हैं, और 75% लोगों का जिसका 40,000 कम वेतन से कम जिसका वेतन हो, उसको निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को नियोजन देना चाहिए। आप अपने क्षेत्र से जुड़े कोई 2 या 1 काम ऐसा बता सकते हैं जिसको करने से आपको बहुत संतुष्टि हुई? देखिए, मेरा क्षेत्र जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पहाड़ में भी लोग रहते हैं, प्रिमिटिव टाइप जो है वो आपके पहाड़ में ही पसंद करते हैं। तो उस जो पहाड़ में पसंद करते हैं, तो उनके लायक हमको व्यवस्था करना चाहिए सब तरह से, उसको पेयजल से लेके और जो राशन वगैरह सबका व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तो हम लोगों ने प्रयास किया, अभी हाल में ही प्रयास किया, पहाड़ पर 2 पहाड़ पर रोड बनाने का काम किया, जो कि कभी कभार हम जब उस समय पढ़ने के समय या आंदोलन के तहत में जाते थे, बहुत कठिनाई होती थी। तो उसके लिए उन्होंने पथ निर्माण को ग्रामीण विकास की तरफ से वो रोड बनवाने का काम किया है। और भी है, जैसे आपको महुआगढ़ी पहाड़, वो जो महुआगढ़ी पहाड़ है, पहाड़ पर आपको उस पार में गुड्डा हो जाएगा, गुड्डा, और इधर हो जाएगा पाकुड़। वैसा जगह में चढ़ने के बाद वो तो आप हम लोग नहीं चढ़ पाते थे, लेकिन इतना सुलभ कर दिया गया है, अभी डायरेक्ट हम वहाँ जा सकते हैं। अभी कार्यक्रम चल रहा है दूसरे तरफ शिखरपाड़ा। शिखरपाड़ा भी ऐसा जगह है जो पहाड़ी है, लोग पैदल जाने में उनको कठिनाई होती है, पहाड़ में चढ़ेगा, वो भी ऐसा होता है कि गाछ का जो पौधा होता है उसी को पकड़ के चढ़ना पड़ता है। और बोल्डर है, पहाड़ है तो बोल्डर है, नहीं जा सकते हैं, फिसलेंगे।
लेकिन उसका भी हम लोग ने प्रारंभ किया और बहुत जल्दी वो भी कार्यक्रम पूरा हो गया। रानेसर में भी एक क्षेत्र है जो रानेसर प्रखंड में पड़ता है, उसका गांव का नाम बुद्धूडी पहाड़ के ऊपर है। वहाँ भी आने जाने वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही कठिनाई है और उसका भी सुलभ बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं। पानी हाल में ही बोरिंग करा करके पहाड़ पर हम लोग उसको पानी देने का काम उधर में किए हैं। उसमें 5-6 गांव को अच्छे ढंग से पानी मिलेगा। कोई एक समस्या जो न कर पाने का आपको अफसोस हो? देखिए, हमको सबसे ज़्यादा अफसोस ये है कि हम लोगों को मद निषेध जो की है, जिसके चलते वहाँ के लोग बर्बाद हो रहे हैं, अपना आय का भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। सरकार भी कोशिश कर रही है फूलो झानो योजना के तहत में कि उनको इससे दूर करे और उसके बदले में हम ऋण उनसे दिला करके वो अपना छोटा मोटा कोई धंधा पानी कर आय वृद्धि करे। और इसी सोच से हम हर बार गांव में जाके लोगों को कहते हैं कि गांव के लोग कि अपना गार्जियन जो भी गार्जियन हो स्कूल भेजने का काम करो बच्चों को, ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो, और यदि भविष्य उज्जवल होगा तो निश्चित रूप से उसको ज्ञान मिलेगा। लेकिन अभी तक उसका पूरा ढंग से हम सफल नहीं हो पाए हैं। कोशिश है, प्रयास दोनों जन का, मेरा और मेरी पत्नी जो कि जिला परिषद के अध्यक्ष है, वो भी दोनों जन मिल के हम लोग गांव-गांव जाके इनको शिक्षा देने का काम करते। झारखंड विधानसभा की टीवी में आए नलिन सोरेन जी सबसे सीनियर मोस्ट विधायक, एक बार मंत्री रहे, इसके अलावा मुख्य सचेतक के पद पर विरोधी दल में रहते हुए सत्ता पक्ष में भी रहते हुए रहे, इसके अलावा समितियों में भी सभापति रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड विधानसभा की टीवी में आने के लिए। धन्यवाद। और सबसे टीवी ने आपने जो कार्यक्रम रखा है, झारखंड विधानसभा का टीवी जो चलाए हैं, बहुत अच्छा है और हम लोग कभी सोचते नहीं थे, लेकिन इस बार आपके माननीय स्पीकर साहब का जोर था और उसी जोर के तहत में यहाँ हुआ। अच्छा है, लोग जाने भी कि जान रहे हैं कि लोग का क्या क्या काम होता है, किस तरह की बातें होती है, ये सब प्रचार प्रसार होगा ताकि कल दिन ये सब देख करके उनको आगे बढ़ने का भी उसमें प्रोत्साहन मिल सके।